नमस्कार दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया का कार्यक्रम एक मुलाकात ज़रूरी है में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी। दोस्तों, आज के इस एपिसोड की महफिल हमारी सजने वाली है गज़ल गायक तौसीफ अख्तर के साथ। जी हां, आज तैयार रही है बहुत ही शानदार की महफिल हमारी सजने वाली है, जहां पे बहुत सुंदर नगमे और गज़लें आपको सुनने को मिलेंगे। साथ ही हम जानेंगे तौसीफ अख्तर साहब के संगीत सफ़र की दिलचस्प दास्तान भी। तो दोस्तों, स्वागत कीजिए तौसीफ अख्तर साहब का। तौसीफ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो प्लेबैक इंडिया पर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सजी साहब, मुझे इनवाइट करने का और दावत देने का। आई एम वेरी हैप्पी और बहुत खुश हूँ कि आपके साथ मैं यहाँ इस वक्त बात कर रहा हूँ। जी तौसीफ साहब, हमारी खुशकिस्मती है कि आज आपने समय निकाला हमारे लिए। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, शायद आपका नाम जो है वो परवेज़ अख्तर है, लेकिन आज के दौर में हम सभी आपको तौसीफ अख्तर के नाम से जानते हैं। तो ये जो शुरुआत रही आपकी, आप परवेज़ से तौसीफ कैसे बने, इस बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। जी, एक्चुअली कॉलेज की पढ़ाई जब तक मेरी चली तब तक मेरा नाम परवेज़ अख्तर रहा। और शुरुआती दौर में जो मैंने काम भी किया है वो परवेज़ अख्तर के नाम से ही काम किया था मैंने, एज ए कंपोजर। अच्छा। मगर जब गज़लों में परफॉर्म करना मैंने शुरू किया तो मेरी फैमिली को और मेरे गुरुजी उस्ताद जगजीत सिंह साहब को ऐसे लगने लगा कि ऑलरेडी गज़ल में परवेज़ मेहदी साहब का बहुत नाम हो गया था उस ज़माने में, और उन्हें लगा कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा गज़ल के सुनने वालों के लिए कि भाई ये परवेज़ अख्तर और परवेज़ मेहदी, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये सुझाव दिया गया बड़ों की तरफ से कि नाम को चेंज किया जाए। और हमारे जो स्पिरिचुअल गुरु थे उन्होंने भी ये सुझाव दिया था कि चेंज किया जाए, क्योंकि उस जमाने में मुझे गुस्सा बड़ा आया करता था। अच्छा। तो ये भी लोगों ने कहा था कि भाई हो सकता है कि नाम चेंज करने से इनका स्वभाव जो है थोड़ा सा शांत हो जाए। अच्छा। और फिर वो हुआ भी, नाम के असरात बहुत अच्छे हुए और नाम इसी वजह से जी उसको चेंज कर दिया गया। जी जी। तो तौसीफ भाई, शुरुआत इससे भी पहले मैं पूछना चाहूंगा कि कैसे हुई, मतलब आप इंडस्ट्री में कैसे आए, और शुरुआत जो आपके शुरू से जो आपने तालीम ली संगीत की, उन सब के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, जो आपकी जर्नी रही है इंडस्ट्री में लॉन्च होने से पहले तक। जर्नी मेरी म्यूजिक में, मेरी एक्चुअली पैदाइश ही म्यूजिकल घर में हुई। मेरे फादर उस जमाने के बड़े ही मशहूर कव्वाल रहे हैं। जी। खैर अभी तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली गाने से, मगर उस जमाने में कव्वाली में उनका बड़ा नाम हुआ। अख्तर आज़ाद उनका नाम है। और इस वजह से हमारे घर में माहौल संगीत का ही रहा, शायरी का रहा, और मेरी जो परवरिश हुई वो अच्छे संगीतज्ञों के बीच में, म्यूजिकोलॉजिस्ट के बीच में, अच्छे अच्छे शायरों के बीच में, अच्छे अच्छे परफॉर्मर्स के बीच में हुई। तो मैं पनपा हूँ संगीत में और शायरी में, उस कल्चर में। और वो नेचुरली मेरे अंदर वो बचपन से ही वो बात, मुझे लगता है कि मैं कलाकार ही पैदा हुआ था। मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मैंने कोई चीज अपनाई है। जी। पैदाइश ही मेरी उस चीज में हुई। हाँ। और फिर बाद में ऑब्वियसली कहानी आगे बढ़ी और तालीम हुई, और फिर जो है करियर मेरा जो है वो अपनी जर्नी वो जो थी उस तरह से आगे बढ़ी। जी। तो पहला ब्रेक किसने दिया और कौन सा था आपका पहला इंडस्ट्री के अंदर? सबसे पहला ब्रेक मुझे दिया था गुलशन कुमार जी ने। जी। कौन से सन में? मुझे तो ये याद भी नहीं होगा। बहुत बहुत छोटी उम्र थी, मैं कॉलेज में था। अच्छा। तो दिस मस्ट बी इन 90s, अर्ली 90s। जी जी। मेरे ख्याल से आशिया एल्बम 91 या 1992 में आया होगा मेरे ख्याल से। तो उस एल्बम मैं उस जमाने में मेरा जाना आना रहता था टी सीरीज, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो टी सीरीज में A&R मैनेजर थे उस जमाने में। अच्छा। तो उनसे मुलाकात होती थी, मैं कॉलेज मेरे पास में था, तो मेरा आना जाना रहा। और एक दिन गुलशन जी ने मेरे फादर से पूछा कि आपका बेटा क्या कर रहा था। उन्होंने कहा अभी गजलें गा रहा है और तालीम चल रही है इसकी,
तो उन्होंने कहा मैं सुनना चाहूंगा, और जब उन्होंने मुझे सुना तो इमीडिएटली उन्होंने मुझे ब्रेक दिया एज ए कंपोजर। अच्छा। गाने के लिए उन्होंने कहा कि तुम्हें थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा क्योंकि उम्र तुम्हारी कम है, तो हम चाहते हैं कि पहले तुम्हें एज ए कंपोजर हम लॉन्च करें। अच्छा। और बस फिर वहां से सफर मेरा शुरू हुआ। एल्बम का नाम था आशियां, और उसमें कुछ मैंने 5 गजलें कंपोज की थी। अनुराधा पौडवाल जी ने उसको गाया था। जी जी। और पंकज उदास भी थे उस एल्बम में शायद, राइट? पंकज जी भी थे उस एल्बम में। पंकज जी ने उसमें नहीं गाया था। अच्छा। मेरी जो कंपोजिशन थी, बट मैंने अनुराधा पौडवाल जी के लिए कंपोज किया था उस एल्बम में। ओके, अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपने जगजीत सिंह से आपकी मुलाकात हुई या कैसे हुई? उसके बाद का सफर कैसा रहा? मैं जगजीत जी से उनका बहुत बड़ा फैन बचपन से ही रहा हूँ। और मेरी जो पहले उस्ताद थे पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले जी, अच्छा, वो उनका देहांत हो गया था। मेरी बहुत कम उम्र थी, 1987 में वो गुजर गए थे। और उसके बाद मेरा दिल बिल्कुल टूट गया था कि उस वक्त मेरी उम्र कुछ 13-14 साल की रही होगी। 73 बॉर्न हूँ, तो आई थिंक 14 ईयर्स का था मैं। और मेरा मन बिल्कुल दुखी था कि मैं कैसे सीखूंगा, क्योंकि मैं बहुत अटैच था गोविंद जी से। और मेरे फादर मुझे जी के पास ले गए थे क्योंकि उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे आपस में। दे वर कलीग्स आल्सो। जगजी की एल्बम्स की जो कंपाइलेशन होती थी, जो सिलेक्शन होती थी गजलों की, वो मेरे फादर किया करते थे। अच्छा। तो मेरे जी 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 तो मेरे फादर जो हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की जगजी जी से कि वो मुझे अपनी शागिर्दी मिले, और फिर वो मेरा ख्वाब जो था वो पूरा हुआ और उनसे सीखना फिर मैंने 1989 से शुरू किया मैंने उनसे सीखना। तो ये कब तक चला सिलसिला जगजीत सिंह के साथ? जगजीत जी के साथ ही सिलसिला अभी भी जारी है, क्योंकि वो मेरे लिए तो ही स्टिल देयर एंड मेरी आखिरी सांस तक ये सिलसिला जारी रहेगा सीखने का उनसे। क्योंकि जब भी मैं उनको सुनता हूँ तो हमेशा उनकी गायकी सुनकर कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ आज भी। तो ये जानना चाहूंगा तौसीफ भाई कि उनका सिखाने का तरीका कैसे होता था? मतलब जगजीत सिंह के हम सभी लोग इतने बड़े मुरीद हैं, तो मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि उनका व्यक्तित्व कैसा था और वो किस तरह से आपको सिखाते थे, और आप उनके लिए एग्जैक्टली करते क्या थे उनके साथ जब आप सीखते थे उनके साथ? नहीं, देखिए जगजीत जी, सबसे पहली बात तो ये कि जगजीत जी वॉज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। ही वॉज वेरी बिजी, बहुत वो बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे। तो उनके लिए टाइम निकालना सबसे पहली बात बहुत मुश्किल काम था कि शागिर्दों को बैठकर फॉर्मल ट्रेनिंग वो दें। नामुमकिन था उनके लिए ये, क्योंकि जब वो कॉन्सर्ट्स के लिए ट्रैवल नहीं करते थे तो वो स्टूडियो में रहते थे। मैंने अपने जीवन में इतना बिजी आर्टिस्ट नहीं देखा, क्योंकि वो अपने आप को बिजी रखते थे। उनकी लाइफस्टाइल बड़ी बिजी थी। वो सुबह अपनी एक्सरसाइज, वॉक, रियाज, फिर शागिर्दों को थोड़ा सिखा देना, फिर रिकॉर्डिंग, बहुत बहुत ज्यादा उन्होंने अपने आप को, अपनी लाइफ को फुल यूज किया अपने आर्ट फॉर्म के लिए। तो उनकी जो तालीम देने का अंदाज था वो ये ऐसा नहीं था कि कोई फिक्स्ड हमारे दिन होते थे, या एक दो शागिर्द भी बहुत कम बनाया उन्होंने, एक्चुअल शागिर्द जो उनके पास बैठ के सीखे हों। ऐसे कभी कभार बैठना उठना, थोड़ी टिप्स दे देना, वो एक अलग बात है। मगर जो एक तरीके से तालीम होती है वो बहुत कम ऐसे शागिर्दों को हासिल हुआ उनसे। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे वो उनसे हासिल हुआ सीखना। तो वो बेसिकली जब फ्री होते थे तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के उनके पास जाता था। 9 बजे मुझे पहुंचना पड़ता था उनके पास, और मेरे घर से 2 घंटे की दूरी थी, बिकॉज उस वक्त मैं बस में ट्रैवल करता था। तो लोकल बस लेके 2 जगह चेंज करके उनके घर पहुंचता था मैं। और उसके बाद फिर वो खुद रियाज करते थे। तो एक तानपुरा उनके पास होता था और एक तानपुरा वो मुझे दे देते थे, और बस मुझे सुर लगाने के लिए वो बोलते थे कि सुरों का रचाव किया करो और ठहराव का जो है वो रियाज करो। तो कभी कभी तो बस मैं उनको फॉलो करता था, वो जगाते थे, कभी मिस्टेक हो तो बता देते, और कभी कभी वो प्रिसाइज मुझे ट्रेनिंग देते थे कि भी तुम्हारी यहाँ पर ये कमजोरी है तो ये पलटा आप इसको ऐसे किया करो, आवाज लगाने का अंदाज ये है। या कभी वो किसी राग पर का कोई कॉम्पोजिशन चल रही तो वो राग मुझे एक्सप्लेन कर देते थे। उसके अलावा
उनसे जो गायकी के अलावा जो तालीम मुझे हासिल हुई वो है म्यूजिक अरेंजमेंट्स की, कि कॉम्पोजिशन को म्यूजिक अरेंज कैसे किया जाता है, और फिर स्टूडियो में इसकी रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस है, मैंने काफ़ी अटेंड किया उनकी रिकॉर्डिंग्स, बहुत सारे एल्बम्स। मैं वेस्टर्न ऑर्डर में मेरा बचपन, एक्चुअली बचपन तो नहीं कह सकता मैं, मगर हाँ मेरी अर्ली जवानी के दिन जो है वो वेस्टर्न ऑर्डर में जगजीत जी को देखते देखते जो है वो बीते हैं। तो वहाँ बहुत सीखने मुझे मिला कि वो किस तरह से रिकॉर्ड करते थे, और उसके बाद कुछ कॉन्सर्ट्स उनके मुझे अटेंड करने मिले, स्टेज पर उनके साथ बैठ के मुझे देखने मिला। अच्छा। तो हर एतबार से उन्होंने मुझे ट्रेन किया भी, और कुछ मैंने अपने आप भी उनको देख देख कर बहुत कुछ उनसे सीख लिया मैंने उनके अंदर से निकाल के। क्योंकि सजीव भाई, मेरा ऐसा अपना मानना है कि उस्ताद का काम जो है वो रास्ता आपको दिखाना है, मगर आपको खुद भी अपनी तलाश होनी चाहिए। आपकी ऑब्जर्वेशन जो है उस्ताद के साथ जब आपका समय बीतता है, तो एक तो फॉर्मल ट्रेनिंग और एक ट्रेनिंग वो थी जो उस्ताद की शख्सियत को देखकर आप जो सीखते हैं, वो एक बहुत 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 हेल्पफुल जो है वो ट्रेनिंग है। तो इस तरह से जगजीत जी के साथ जो है इन शॉर्ट मेरी तालीम हुई। जी, वो तो इतने बड़े फनकार हैं कि आप उनके साथ इतना आपने समय बिताया, बहुत सारा असर उनका आपके ऊपर पड़ा होगा डेफिनेटली। तो एक बात ये भी है, सिंह जी जो थे उन्होंने गजल गायकी को एक नया आयाम दिया, देखा जाए तो, क्योंकि उससे पहले जो जैसे तबले का, हारमोनियम का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था, जबकि उन्होंने पूरा सारंगी, तानपुरा सारंगी हारमोनियम पे गाई जाती थी। उन्होंने वो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ साथ उन्होंने पूरा एक वेस्टर्न बीट भी उसके साथ रखा, जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों तक गजलों को पहुंचाने में बहुत मददगार रही। हाँ, आप सही कह रहे हैं। उन्होंने उनकी दो बड़ी खास चीजें थी, एक तो उनकी चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और उनकी अपनी समझ। क्योंकि मैं कल ही किसी से ये बात डिस्कस कर रहा था कि बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट हुए हैं जो कि बाकमाल सिंगर हों, कंपोजर भी हों, म्यूजिक अरेंजर भी हों, और उनको रिकॉर्डिंग की टेक्निक्स भी पता हों, और वो अच्छे टेक्निकली ट्रेंड हों। उनमें से बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट हुए, उनमें से एक जगजीत जी का नाम आता है टॉप लिस्ट पे। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स को समझते थे। उनकी खास बात जो होती थी, जैसे सैक्सोफोन यूज किया उन्होंने एल्बम्स में, गिटार, बेस गिटार, ये सब चीजें जो है गजलों में इसके पहले यूज नहीं होती थी चीजें। तो बेसिकली जगजीत जी इज अ ट्रेंड सेटर, ही सेट अ न्यू ट्रेंड इन गजल्स। और दूसरी उनकी खास बात थी कि चॉइस ऑफ पोइट्री, वो ऐसी पोइट्री चूज करते थे जो सुनने वालों के दिल में आसानी से उतर जाए। वो ज्यादा अपनी जो गायकी है उसको शायरी पे कभी जो है हावी नहीं होने देते थे। वो हमेशा शायरी को उठाकर रखना, शेर को प्रायोरिटी देते थे वो, और उस हिसाब से वो कंपोज करके उसको पेश करते थे कि याद, मतलब उनके शायर का जो शेर है, जो उसके जज्बात हैं, वो सुनने वाले तक आसानी से पहुंच जाते थे। वो दैट वाज हिज स्पेशलिटी। तो तौसीफ भाई, जगजीत सिंह के बारे में इतनी हम बातें कर रहे हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत उनका आप सुना पाए तो? देखिए, उनकी तो इतनी सारी गजलें हैं कि मैं क्या सुनाऊं, मुझे हमेशा प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या चूज करूं। आप कोई पर्टिकुलर ऐसी गजल हो जो आपको पसंद हो, मुझे बता दीजिए वो, या मैं सुनाता हूं आपको। आज सुबह ही मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया सुदर्शन फाकिर साहब के साथ, उनके बड़े फेवरेट पोएट रहे हैं वो। तो उनकी गजल मुझे बहुत पसंद है, और मैं आपको थोड़ी सी सुना देता हूँ। आदमी को क्या देगा आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। आदमी को क्या देगा,
क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। मेरा कातिल मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल ही। मुंसिफ कहते हैं जज को, जो जजमेंट देता है। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। क्या मेरे हक में फैसला देगा, आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। क्या बात है तौसीफ, आपने आंखें नम कर दी हैं जगदीश साहब को याद करा के। शुक्रिया, सीरियसली शुक्रिया शुक्रिया। तौसीफ भाई, आपने इंडस्ट्री में भी काफी काम किया और हम कह सकते हैं कि 90 के दौर के जो सरताज संगीतकार थे नदीम श्रवण साहब, उनके लिए आपने चीफ असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर रहे। तो जो जर्नी आप नदीम श्रवण जी के साथ रही, मैं उसके बारे में भी जानना चाहूंगा। और आपने उनके लिए गाने भी गाए, बहुत खूबसूरत कुछ गाने आपने जो गाए। मैं एक्चुअली, मेरा करियर शुरू ही हुआ था गजलों में जी, और 1993 की ये बात है कि एक महफिल में मैं गा रहा था। कदिल शिफाई साहब की सालगिरह थी, ये मेरे ख्याल से 1995, यस, दिसंबर 1995। ओके, 25 दिसंबर 1995। ये कदिल साहब की 75th बर्थडे। कदिल शिफाई साहब बहुत ही फेमस गजल के शायर हैं और फिल्मों में बहुत लिखा है इन्होंने, और पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। तो इनकी बर्थडे पार्टी में मैं गा रहा था और वहाँ तमाम संगीत के बड़े 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 सितारे मौजूद थे और मेरी उम्र उस वक्त 22 साल थी। अंदर कमरे में बैठकर नदीम श्रवण साहब सुन रहे थे। अगले पिछले कमरे में वहां जगह थी, वहां बैठे हुए थे और उन्होंने ये परफॉर्मेंस के बाद मुझे उन्होंने बुलाया, नदीम साहब ने, और मुझे कहा कि बेटा आप बहुत अच्छा गाते हैं, आप मुझसे आके मिलेगा मेरे सिटिंग रूम पर। उन्होंने अपना नंबर मुझे दिया और फिर मैं उनसे जाके मिला और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप हमारे लिए गाएं, हम आपको प्रमोट भी करेंगे और हम आपको मौका भी देंगे फिल्मों में। तो मुझे उन्होंने सबसे पहले एक गाना गवाया था, सनम ओ सनम, एक फिल्म उस वक्त बन रही थी, अनूप जलोटा जी उसके प्रोड्यूसर थे। अच्छा। और वो गाना, खैर वो फिल्म रिलीज नहीं हुई, बट मेरा पहला एक्सपीरियंस वो रहा नदीम श्रवण जी के साथ। अच्छा। और मैं उनकी रिकॉर्डिंग्स अटेंड करता रहा। फिर नदीम भाईजान, मैं उनको प्यार से भाईजान कहता हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा तौसीफ, तुम्हारे अंदर एक सिंगर के अलावा एक कंपोजर भी मुझे नजर आता है और एक म्यूजिक अरेंजर भी नजर आता है, तो क्या तुम कुछ एल्बम्स रिकॉर्ड करना चाहोगे? ओके। हम अपनी कंपनी लॉन्च कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं तुम कुछ एल्बम्स रिकॉर्ड करो। अच्छा। तो उन्होंने मुझे फिर ये मौका दिया कि एज अ कंपोजर मैंने बहुत अच्छे अच्छे सिंगरों के साथ उनके एल्बम्स रिकॉर्ड किए। नदीम श्रवण जी की जो कंपनी आ रही थी उसके लिए। और उस जर्नी में मुझे इतना तजुर्बा हुआ कि फिल्म म्यूजिक का जो स्पेक्ट्रम है वो कितना वाइड है। 1997 में अनफॉर्चुनेटली नदीम भाई जो हैं वो लंदन आए थे, वो अपने वेकेशन के लिए, और जो गुलशन कुमार जी का जो केस हो गया था उस वजह से फिर वो यहीं रह गए, वो जा नहीं पाए उसमें कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। तो मैं उस वक्त भी जो है मेरे उनसे ताल्लुकात रहे, क्योंकि बिल्कुल फैमिली हमारे ताल्लुकात थे और उन्होंने बहुत सिखाया मुझे। तो 2000 में हम लोगों ने उन्होंने एक फिल्म साइन की जिसका नाम है ये दिल आशिकाना। पहली फिल्म उनकी कमबैक फिल्म 2000 में थी ये। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि चूंकि तुम मेरा मिजाज समझते हो और श्रवण साहब जो है वो फ्लाई नहीं कर सकते हैं,
तो क्या तुम हम दोनों के बीच बीच में एक ब्रिज बन के काम कर सकते हो कि एज एन असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर मेरे साथ यहाँ सेटिंग करो और फिर इंडिया जाके उसको आप शमन जी के साथ रिकॉर्ड करें। अच्छा, आप लंदन तो में थे मैंने उस वक्त? वो तो नहीं, मैं इंडिया में ही था, बट लंदन Okay. मेरा आना जाना बहुत था उस वक्त। अच्छा। महफिलें गाया करता था, मेरे अच्छा। स्ट्रगल डेज थे वो। जी जी। तो मैंने वो उनकी वो जो अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। ओके। उसके बाद तकरीबन 30-32 फिल्में मैंने नदीम शमन जी के साथ इस तरह से की कि मैं लंदन आया करता था। मेरे साथ में डायरेक्टर्स, जो फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे वो हुआ करते थे, समीर साहब जो हमारे लिरिसिस्ट हैं। हम यहाँ आके नदीम भाईजान के साथ में सेटिंग करके वो सारी कॉम्पोजिशंस लेके फिर मैं इंडिया जाके उस गाने को रिकॉर्ड किया करता था विद शमन भाई। और दैट वाज अ ग्रेट 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 जर्नी, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट एपिसोड इन माय लाइफ। जी, आपने काफी सारी फिल्में की और मतलब उसमें से काफी कामयाब भी रही, लाइक ये दिल आशिकाना या कह लीजिए धड़कन, राज, कसूर। ओह यस, ओह यस। है ना, हंगामा। धड़कन मैंने पूरी नहीं की थी, धड़कन अधूरी थी फिल्म। हाँ। और जब मैंने ज्वाइन किया तो 1-2 गाने मैंने उसमें रिकॉर्ड किए हैं। अच्छा। बाकी पहले रिकॉर्ड नदीम भाई के आने से पहले ही वो रिकॉर्ड हो गई थी। अच्छा। बट यस, आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ फिल्म्स लाइक कसूर, राज, एक रिश्ता, ये दिल आशिकाना, हाँ मैंने भी प्यार किया, बहुत खूबसूरत फिल्म। तुमसे अच्छा कौन है, जी जी, दिल है तुम्हारा, मतलब आई कैन जस्ट गो ऑन, दिल का रिश्ता, अंदाज, कयामत, हंगामा, मेजर चार्ट बस्टर्स म्यूजिक था ये। और बेवफा, फुटपाथ, ये 3-4 फिल्में तो मैंने भट्ट साहब के साथ की हैं इसमें। जी जी। एक गाना भी आपका बहुत मकबूल हुआ था, वो तुमसे अच्छा कौन है का जो टाइटल सॉन्ग था, बहुत ही खूबसूरत गाना था, बहुत ही खूबसूरत। आज भी मैं बड़ा शौक हो जाता हूँ, वो गाने की तो बड़ी हिस्ट्री है। जी जी, बताइए। बिकॉज वो हम सिटिंग रूम में लंदन में ये फिल्म हम इसके गाने सारे हुए थे। और जो हमारे डायरेक्टर थे दीपक आनंद साहब जी, वो पीछे पड़ गए नदीम भाई के, यार मुझे ये गाना जो है तौसीफ की आवाज में चाहिए क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये गा रहा है। तो अच्छा, तो मैं हाँ, तो फिर नदीम भाई ने कहने कि तुम गा लो क्योंकि ये जिद कर रहे हैं। अच्छा। और वीनस से हमारे रतन जैन साहब जो हैं, हाँ। वो प्रोड्यूसर थे, वो भी कहने लगे मैं चाहता हूँ तुम ये नहीं बल्कि पूरे गाने इस फिल्म के गाओ। अच्छा। बहरहाल एंड में यही हुआ कि मुझे टाइटल ट्रैक मिला। और उसकी जिस दिन रिकॉर्डिंग थी उस दिन मुझे बहुत ज्यादा बुखार था। अच्छा। और उसी रात मुझे लंदन फ्लाई करना था सिटिंग के लिए किसी और प्रोड्यूसर के साथ। तो मैंने बुखार में वो गाना डब किया था और मैंने ये कहा था कि मैं आके वापस इसको दोबारा से गाऊंगा, मगर उन्होंने शूट कर लिया और वो गाना उन्होंने मुझे डब नहीं करने दिया। और वो रिलीज हुआ। और आई एम सो सरप्राइज, आज मैं देखता हूँ, मुझे यकीन नहीं आता कि एक इतनी सिंप्लिसिटी से गाया हुआ गाना वो इतना मकबूल हो गया। आज भी यूट्यूब पे मैं हैरान हो जाता हूँ जितने कवर्स लोगों ने उसके गाए जी, बेतहाशा कवर्स हैं उसके। आप उसको यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तुमसे अच्छा कौन है, तो आपको यू विल बी सरप्राइज्ड कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड कवर्ड सॉन्ग। जी जी। बिफोर हम आगे बढ़े कि वो टाइटल सॉन्ग एक बार थोड़ा 2 लाइनें अगर आप गुनगुना दे, मजा आ जाए। जरूर। मैंने तो उस दिन के बाद फिर कभी गाया नहीं। एक कॉन्सर्ट में मैंने गाया था दुबई में, बट मुझे गाना चाहिए गीत, बहुत कभी गाता नहीं हूं मैं। चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है, चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है, कोई रुत हो कोई मौसम, कोई रुत हो कोई मौसम तुमसे अच्छा कौन है, चांद तारे फूल शबनम तुमसे अच्छा कौन है। Thank you so much. It's very nostalgic. Nostalgic है ये। बिल्कुल। तौसीफ भाई, आपने और भी कंपोजरों के लिए कुछ मतलब अरेंजिंग का काम किया है, लाइक विद्यासागर के लिए शायद आपने किया था, मेरे बाप पहले आपने शायद। नहीं, मैंने एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई दे हैव क्रेडिटेड मी फॉर दैट। मैंने नहीं किया विद्यासागर जी के साथ। अच्छा। मेरे बाप पहले आप में मैंने
एक एज ए म्यूजिक डायरेक्टर काम किया, उसमें एक गाना है इश्क सुभान अल्लाह। अच्छा, राइट, हाँ, जो उसका प्रमोशनल गाना था। तो प्रियदर्शन जी का मेरे ख्याल से उनकी फिल्म थी, तो वो मेरे पास कंपनी आई थी कि हमें एक प्रमोशनल ट्रैक चाहिए जो हम फिल्म को प्रमोट करने के लिए, उस जमाने में ये ट्रेंड चला था कि प्रमोशनल गाना होना चाहिए, प्रमोशनल वीडियो बनते थे। तो ये इश्क सुभान अल्लाह मैंने उस जमाने में गवाया था आलिशा चिनोई और नीरज श्रीधर साहब से। अच्छा, वो कंपोजिशन आपकी थी? अच्छा, राइट, जी, आई वाज द म्यूजिक डायरेक्टर फॉर दैट। सो फॉर सम रीजन उन्होंने विद्यासागर साहब का नाम, बाकी के गाने क्योंकि विद्यासागर जी के थे उसमें। अच्छा, ओके, तो मे बी इसलिए वो इस तरह से कंफ्यूजन हो गई थी थोड़ी सी। जी, ओके। तो तौसीफ भाई, ये अरेंजमेंट वाला जो काम था ये और ये जो गायकी, क्योंकि आप खुद भी इतने अच्छे गायक हैं, तो कहीं आपको क्लैश होता था कि कहीं मतलब मेरा काफी टाइम अरेंजमेंट में चला जाता तो मैं अपनी गायकी पर ध्यान नहीं दे पाता, कभी ऐसा महसूस हुआ? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से देखिए, कॉम्पोजिशन एंड अरेंजमेंट एंड रिकॉर्डिंग ये मेरा एक्सटेंशन ऑफ माई, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ मी। तो जब मैं गाना गाता हूँ तो उसके साथ में पहले तो मैं कंपोज करता हूँ सबसे पहले जी। तो कंपोज करने के बाद फिर उसको मैं गाता हूँ। जब मैं उसको गाता हूँ तो फिर उसकी अरेंजमेंट सोचता हूँ, अरेंजमेंट जब सोचता हूँ तो फिर उसको रिकॉर्ड कैसा किया जाए वैसे सोचता हूँ। तो मैंने जैसे आपको कहा, मैं मतलब उन लकी आर्टिस्ट की कैटेगरी में हूँ जो ये तमाम आर्ट फॉर्म्स जो है वो जानते हैं। जी। मैंने इनको सीखा है जी। तो आई एम वेरी लकी टू बी वन ऑफ दोज। जैसे मेरे उस्ताद जगजीत जी थे, वो सब आर्ट फॉर्म्स को जानते थे, एंड सिमिलरली आई गॉट टू एक्सपीरियंस दैट। तौसीफ भाई, आपकी गजलों पर आते हैं, तो आपने अब तक मेरे ख्याल से 4 या 5 एल्बम्स आपकी आ चुकी हैं गजलों की। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब पहली एल्बम की जो शुरुआत थी वो थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपने सोचा कि मुझे एकदम फुल फ्लेज अब आ जाना चाहिए विद एवरीथिंग, कंपोजिशन एंड विद सिंगिंग एंड एवरीथिंग। जी। एक्चुअली मैंने गजलों से जो है वो ब्रेक ले लिया था, बिकॉज मैं फिल्मों में चले गया था। 1997 के बाद मैंने गजलें नहीं गाई जी। और उसके बाद मैंने काफी फिल्मों में, वो 2005 तक मैं फिल्मों में रहा, और उसके बाद फिर मैं कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स कर रहा था। 2011 में मेरी वापसी हुई है गजल में जी। और 2011 में जब मैं आया हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने जो है वो प्यार दिया, और फिर जब मैं कॉन्सर्ट्स करते रहा तो लोगों ने फिर ये कहा कि नहीं, आप अपना जो है एल्बम, हम चाहते हैं कि आप अपने ओरिजिनल कंटेंट जो है जी। शुरू में तो जब मैं आया तो लोगों ने मुझसे यही कहा कि नहीं, आप हमें जगजीत जी की गजलें सुना दीजिए, मेहदी साहब सुना दीजिए। मगर आफ्टर अ वाइल मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मुझे इस फॉर्मेट से आगे बढ़ना है और अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है। तो पहला एल्बम मैंने किया, इश्क करो की टाइटल था उसका, इश्क करो, और बहुत लोगों ने उसको पसंद किया जी। उसके बाद फिर एक और एल्बम मैंने किया जिसका नाम है गजलों में एक हमने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उर्दू गजल और वेल्श, जो हमारे यूके में वेल्स जो है वहाँ के वेल्श फोक म्यूजिक को लेकर, और वहाँ की एक सिंगर हैं ग्विनेथ ग्लिन, अच्छा, उनके साथ में मैंने हमने जोड़ी बना के उसको पेश किया एज ए डो। तो उर्दू गजल और वेल्श फोक को साथ में एक एल्बम हमने किया। उसके बाद फिर मेरा एक और एल्बम आया जिसका नाम है आमद, जिसमें मेरे साथ और 2 आर्टिस्ट फीचर कर रहे हैं। वो एल्बम हुआ। उसके अलावा कुछ मैंने सिंगल्स किए हैं, आजकल दौर है सिंगल्स का जी। तो वो कुछ सिंगल्स भी मैंने की जो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आए हैं जी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि 3 पूरे एल्बम्स मैंने किए हैं। हाँ। और कुछ 3-4 जो है सिंगल्स हैं, और अब फिर अगले एल्बम की तैयारी चल रही है जी। तो जगजीत जी जो आपके गुरु रहे हैं, उनके बारे में अगर कहें तो वो लाइव शोज को बहुत एंजॉय करते थे। मतलब जब लाइव शोज गाते थे वो तो बिल्कुल खुलकर गाते थे और समा बांध देते थे। तो मैं जानना चाहूंगा, आप भी उस फील्ड से गुजरते हैं जब आप लाइव शोज करते हैं? लाइव शोज के बारे में बताइए कुछ, क्या सा एक्सपीरियंस रहता है आपका? लाइव शो जो है वो एक सिंगर परफॉर्मर का अखाड़ा होता है जी। हाँ। जिस तरह से पहलवान अखाड़े में खुश होता है ना सबसे ज्यादा, तो हमारा अखाड़ा है वो। हम भले ही कितना रियाज कर लें और स्टूडियो में काम कर लें, मगर जिसको हम रूह की ग़िज़ा कहते हैं, वो तो स्टेज पर परफॉर्म करना है, क्योंकि वहां पर हमें अपनी सुनने वालों से रूबरू होने का मौका मिलता है, एक्चुअली मौका मिलता है। और वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि लगता है कि जीवन जो है वो उसका सारा जो
वहां पर जाके हमें ऐसा महसूस है कि इस जीवन की सारी खुशियां हमें मिल गई हों, लाइफ कंप्लीट हो जाती है स्टेज पर जाने के बाद में। और आप यकीन मानिए कि मैं तो जब मेरी भी आप परफॉर्मेंस देखी कि मैं आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम ऑन द स्टेज। मेरी फैमिली भी मुझे ये कहती है कि आप जब स्टेज पर होते हैं तो सबसे ज्यादा खुश आप वहीं नजर आते हैं। अच्छा। आनंदमय, मतलब जीवन जो है वो पूरा ऐसा लगता है कि बस दिस इज लाइफ। जी तौसीफ साहब, तो आप ये समझिए कि आज आपके लिए स्टेज हमारा ये एक मुलाकात जरूरी है का मंच ही है, और मैं चाहता हूं कि आप एक वो गजल सुनाए जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। और ये प्रोग्राम जो है हमारा आज प्रसारित हो रहा है, जो हमने कल ही गांधी जयंती का पर्व हमने कल मनाया है, तो आपकी ये जो गजल है खास तौर पे इसके जो लिरिक्स हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, और वो बिल्कुल गांधी जी के जो थॉट प्रोसेस रहा है उसको बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। तो मंदिर और मस्जिद की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आप वो सुना दें तो हम लोग जी समा बन जाएगा यहाँ भी। जरूर जरूर, इतनी खूबसूरत गजल की फरमाइश आपने की है जी। और ये मेरे वालिद साहब की लिखी हुई गजल है, अख्तर अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं। अच्छा। हाँ अच्छा। जी। और मैं आपने गांधी जी का जिक्र किया, और मैं उनके आइडियोलॉजी और उनके सिद्धांतों को बहुत मानता हूँ जी। और बिल्कुल वही थॉट्स जो हैं वो इस गजल में पिरोए गए हैं। तो मैं आपको 2-3 शेर इसके सुना देता हूँ। हालांकि पूरी गजल बहुत अच्छी है, बट आपके जो सुनने वाले हैं वो मेरे YouTube पर पूरी गजल सुन सकते हैं। मैं आपको छोटी सी झलकी सुना देता हूँ इसकी जी। मस्जिदों मंदिर का यूं झगड़ा मिटाना चाहिए। मस्जिदों मंदिर का यूं झगड़ा मिटाना चाहिए। इस ज़मीन पर प्यार का एक घर बनाना चाहिए। मस्जिदों मंदिर का यूं झगड़ा मिटाना चाहिए। मज़हबों में लिखा है ये बताना चाहिए। मज़हबों में क्या लिखा है ये बताना चाहिए। मज़हबों में क्या लिखा है ये बताना चाहिए। इसको गीता और उसे कुरान पढ़ाना चाहिए। इसको गीता और उसे कुरान पढ़ाना चाहिए। इस ज़मीन पर प्यार का एक घर बनाना चाहिए। मस्जिदों मंदिर का यूं झगड़ा मिटाना चाहिए। क्या बात है, क्या बात, बहुत बहुत शानदार। तो साहब, आपने समय दिया हमें, इतनी हमसे दिलचस्प बातें करी अपने कैरियर के बारे में, अपने संगीत के बारे में, और इतनी प्यारी गजलें हमें सुनाई। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, और थैंक यू सो मच फॉर माय प्लेजर सजीव भाई, माय प्लेजर। थैंक यू सर, थैंक यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू। सेम यार सर। सुनने वालों को तौसीफ अख्तर का प्यार भरा आदाब, नमस्कार। दोस्तों, अगर आप संगीत प्रेमी हैं तो आप जरूर रेडियो प्लेबैक इंडिया को सुने। ये एक पॉडकास्ट स्टेशन है, इसको आप स्पॉटिफाई या गाना जहां पर भी आप संगीत सुनते हैं वहां सुन सकते हैं।
और यकीन मानिए आपको बहुत मजा आएगा। सो डेफिनेटली ट्यून इनटू रेडियो प्लेबैक इंडिया। हमारे मित्र सजीव सारथी साहब ने एक म्यूजिक लेबल लॉन्च किया है जिसका नाम है सब तक। काफी समय से ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नए अपकमिंग आर्टिस्टों को ब्रेक देते हैं और उनके संगीत को आप सब तक पहुंचाते हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि सब तक म्यूजिक लेबल को ज़रूर सपोर्ट करें और इनका संगीत और इनके रिलीजेस को आप सपोर्ट करें और खूब शेयर करें और खूब सुनें। नमस्कार, यह है रेडियो प्लेबैक इंडिया। रेडियो प्लेबैक इंडिया।